क्या भारतनाट्यम की यह मुद्रा या जग प्रसिद्ध ताजमहल या बर्फ का क्रिस्टल सममिति की वजह से इतना सुंदर है? सममिति शब्द के द्वारा हम किसी रूप में मौजूद संगति, क्रमबद्धता, संतुलन और अनुपात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। 20वीं शताब्दी के जाने माने गणितज्ञ हरमान वायल के अनुसार सममिति एक ऐसी संकल्पना है जिसकी सहायता से इंसान युगों से व्यवस्था, सुंदरता और परिपूर्णता को समझने और बनाने की कोशिश करता रहा है। गणित में जब भी हम किसी वस्तु या आकृति की सममिति के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब उस गति से है जिसके द्वारा वह वस्तु या आकृति अपने आप को ढक लेती है। जैसे कि इस समबाहु त्रिभुज को देखिए, यहाँ इसकी रूपरेखा खींची हुई है। अब अगर त्रिभुज को इस तरह घुमाया जाए तो ये अपनी रूपरेखा में ठीक ठीक बैठ जाता है। इसलिए ये गति त्रिभुज की एक सममिति है। लेकिन ये गति त्रिभुज की सममिति नहीं है, क्योंकि इससे त्रिभुज अपने को नहीं ढक पाता। तो आइए देखें कि समबाहु त्रिभुज की कितनी सममितियां हैं। इसके लिए मैंने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को यूं 1 से 3 तक नंबर दिए हैं, जैसे कि रूपरेखा के त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को भी। बिंदु O त्रिभुज का केंद्रक है। अगर त्रिभुज को O के प्रति 120 डिग्री से घुमाया जाए तो त्रिभुज की सममिति मिलती है। आप देख सकते हैं कि शीर्ष बिंदुओं में बदलाव आ गया है। अब 1 2 की जगह पर है, 2 3 की जगह पर और 3 1 की जगह पर। तो ये सममिति S3 के 3 चक्र 1 2 3 के संगत है। वास्तव में त्रिभुज की प्रत्येक सममिति सममित समूह S3 के किसी अवयव के संगत होती है, जैसा कि आप देखेंगे। एक सममिति को तो आप देख ही चुके हैं, जो कि चक्र 1 2 3 के संगत है। एक और सममिति त्रिभुज को बिंदु O के प्रति 240 डिग्री से घुमाने से मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह घुमाने से 1 3 पर, 2 1 पर और 3 2 पर आ जाता है, यानी कि ये 1 3 2 के संगत है। क्या अभी कुछ और सममितियां बाकी हैं? अगर हम त्रिभुज को 180 डिग्री से रेखा L1 के प्रति घुमाएं तो क्या होता है? हमें एक और सममिति मिलती है और ये पक्षांतरण 2 3 के संगत है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमें 2 और सममितियां मिल सकती हैं। एक तो त्रिभुज को 180 डिग्री से रेखा L2 के प्रति घुमाने पर जो पक्षांतरण 1 2 के संगत होती है, और दूसरी त्रिभुज को 180 डिग्री से रेखा L3 के प्रति घुमाने पर जो 1 3 के संगत है। तो क्या हमें समबाहु त्रिभुज की सारी सममितियां मिल गई हैं? अभी नहीं। ये देखिए, अगर हम त्रिभुज की स्थिति को नहीं बदलें तब भी तो हमें एक सममिति मिलती है ना? और इससे 1 1 को, 2 2 को और 3 3 को जाता है, यानी कि यह तत्समक क्रमचय के संगत है। इसलिए हम इसे तत्समक सममिति कहते हैं। तो हमें अब तक 6 सममितियां मिली हैं। अब क्योंकि प्रत्येक सममिति S3 के किसी अवयव के संगत है और S3 में 6 ही अवयव हैं, इससे 6 से ज्यादा सममितियां नहीं हो सकती, और हमें 6 तो मिल ही चुकी हैं। तो ये 6 सममितियां ही समबाहु त्रिभुज की सभी सममितियां हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर त्रिभुज पर पहले इस सममिति को लागू करें और फिर इसे, तो क्या मिलता है? एक और सममिति। असल में किन्हीं 2 सममितियों का संयोजन एक सममिति ही होगा। इसके अलावा सममितियों का संयोजन एक साहचर्य संक्रिया है। आप इस बात की जांच कर सकते हैं।
समबाहु त्रिभुज की सममितियों का एक और गुण है कि प्रत्येक सममिति का एक प्रतिलोम होता है। उदाहरण के लिए O के प्रति 120 डिग्री से ये घूर्णन लीजिए, इसे R कहिए। अब अगर O के प्रति विपरीत दिशा में उसी कोण से अर्थात 120 डिग्री से त्रिभुज को घुमाया जाए तो वह अपनी पहली स्थिति पर लौट आता है। अगर हम इस दूसरे घूर्णन को S कहें तो S और R का संयोजन तत्समक सममिति है, इसलिए S R का प्रतिलोम है। असल में प्रत्येक सममिति का प्रतिलोम उसी प्रकार की सममिति होती है। इन सभी गुणों से यह अर्थ निकलता है कि समबाहु त्रिभुज की सममितियों का समुच्चय एक समूह है और यह समूह S3 के तुल्यकारी है, जो आप जानते हैं द्वितल समूह D6 के तुल्यकारी है। व्यापक रूप में n भुजाओं वाले समबहुभुज के सममितियों का समूह द्वितल समूह D2n के तुल्यकारी होता है। आपको याद होगा कि D2n दो अवयवों x और y से जनित होता है, जहां x कोटि 2 का है, y कोटि n का और x y प्रतिलोम x के बराबर है। आप इस बात की सहायता से बर्फ के क्रिस्टल के सममितियों का समूह ढूंढ सकते हैं। अगर आप बर्फ के क्रिस्टल को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसकी बनावट एक समषट्भुज की तरह है, तो इसके सममितियों का समूह वही होगा जो कि एक समषट्भुज का है। यानी कि हम यही कह रहे हैं कि आप एक समषट्भुज काटकर बनाइए और देखें कि इसके सममितियों का समूह D12 है या नहीं। आइए शुरू मैं ही करूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने शीर्ष बिंदुओं को नंबर दिए हैं। अब एक सममिति इसे O के प्रति 60 डिग्री से घुमाने पर मिलेगी। यह सममिति इस 6 चक्र के संगत होगी। ऐसी 5 सममितियां हैं। फिर आप समषट्भुज के सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं के प्रति 180 डिग्री से घुमाने पर भी सममिति पा सकते हैं और सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के प्रति 180 डिग्री से किए गए घूर्णन को भी न भूलें। इसके अलावा और भी सममितियां हो सकती हैं। सभी को लेकर देखिए कि आपको D12 ही मिलता है या कुछ और, जैसे कि S6। जरा सोचिए कि कोई 5 चक्र षट्भुज की सममिति हो सकती है। हमने इसकी चर्चा प्रोग्राम नोट में की है, जो आपको हमारे अमूर्त बीजगणित के पाठ्यक्रम के दूसरे खंड में मिलेंगे। आइए अब हम त्रिविम समष्टि पर विचार करें। हम सम चतुष्फलक यानी कि रेगुलर टेट्राहेड्रन से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि यह 4 फलकों वाली घनाकृति है, जिसके सभी फलक सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज हैं। हमने इसके शीर्ष बिंदुओं को 1 से 4 तक के नंबर दिए हैं। तब प्रत्येक सममिति को S4 के किसी क्रमचय से निरूपित किया जा सकता है। हम पहले इसकी घूर्णी सममितियों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमें तत्समक सममिति मिलती है, जो चतुष्फलक को स्थिर छोड़ती है। ये तत्समक क्रमचय के संगत है। फिर हम शीर्ष बिंदु 1 को स्थिर रखकर सम्मुख फलक को 120 डिग्री से रेखा L के प्रति घुमा सकते हैं, जहां L शीर्ष बिंदु और आधार के केंद्रक से होकर गुजरती है। इससे एक सममिति मिलती है, जिससे 1 1 को जाता है, 2 3 को, 3 4 को और 4 2 को, यानी कि यह चक्र 2 3 4 के संगत है। फिर हम L के प्रति आधार को 240 डिग्री से घुमा सकते हैं। इससे एक और सममिति मिलती है। जो चक्र 2 4 3 के संगत है। इसी तरह दूसरे शीर्ष बिंदुओं को स्थिर रखकर इनके सम्मुख फलकों को घुमाने से हमें 6 और सममितियां मिल सकती हैं। क्या अब कोई और सममिति बची है? अगर हम इन सम्मुख कोरों के मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के प्रति 180 डिग्री से चतुष्फलक को घुमाएं, तो हमें क्या मिलता है? एक सममिति।
और इससे 1 4 पर, 4 1 पर, 2 3 पर और 3 2 पर आ जाते हैं। यानी कि ये गुणनफल 1 4 2 3 के संगत है, जो हमें अभी तक नहीं मिला है। इसी तरह M2 और M3 के प्रति 180 डिग्री से घुमाने पर हमें 2 और सममितियां मिलती हैं। तो हमें कुल 12 सममितियां मिली हैं और ये ही चतुष्फलक की सभी घूर्णी सममितियां हैं। क्या ये समुच्चय आपको जाना पहचाना लगता है? ये एकांतर समूह A4 है, जो S4 के समक्रमचयों का समूह है। अभी तक हमने सिर्फ घूर्णी सममितियों पर विचार किया है। चतुष्फलक की और भी सममितियां होती हैं, जैसे कि परावर्तन सममितियां, यानी कि किसी रेखा या समतल में परावर्तन करने से प्राप्त सममितियां। एक ऐसी सममिति इस समतल में परावर्तन करने पर मिलती है जो इस कोर से और सामने के कोर के मध्य बिंदु से गुजरती है। अब क्योंकि इस समतल के प्रति इस हिस्से का परावर्तन ये हिस्सा है, इसलिए इस फलन से 1 4 में और 4 1 में जाता है। 2 और 3 नियत रहते हैं क्योंकि कोर 2 3 समतल में है। तो यह सममिति 1 4 के संगत है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि S4 का प्रत्येक पक्षांतरण चतुष्फलक के किसी परावर्तन सममिति के संगत है। तो S4 के सभी 2 और 3 चक्र चतुष्फलक की सममितियों के संगत हैं। त्रिभुज की तरह यहाँ भी 2 सममितियों का गुणनफल एक सममिति है। मिसाल के तौर पर 1 2 और 2 3 4 का संयोजन एक सममिति है, यानी 4 चक्र 1 2 3 4 एक सममिति है। इसी तरह S4 के सभी 4 चक्र चतुष्फलक की सममितियों को निरूपित करते हैं। तो S4 का प्रत्येक अवयव चतुष्फलक के किसी सममिति के संगत है, यानी कि चतुष्फलक की सभी सममितियों का समूह S4 है। और आप देख ही चुके हैं कि घूर्णी सममितियों का समूह इसका उपसमूह A4 है। अब देखिए कि रसायनज्ञ इस बात का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मीथेन अणु के इस मॉडल को देखिए। क्या आप इसकी घूर्णी सममितियों का समूह प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न को आप कार्यक्रम देखने के बाद हल कीजिए। यहाँ सिर्फ इस बात को नोट कीजिए कि हाइड्रोजन के परमाणु चतुष्फलक के शीर्ष पर स्थित होते हैं और कार्बन का परमाणु चतुष्फलक के अंदर हर शीर्ष बिंदु के समान दूरी पर स्थित होता है। आइए अब हम घन की सममितियों के समूह पर विचार करें। इस उदाहरण की मदद से हम दिखाएंगे कि किसी वस्तु का सममिति समूह अलग अलग सममिति समूहों का उपसमूह हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस घन के शीर्ष बिंदुओं को 1 से 8 तक नाम दिए हैं। इसलिए घन की कोई भी सममिति S8 के किसी अवयव से निरूपित होगी। आइए हम इसकी घूर्णी सममितियों पर एक नजर दौड़ाएं। ऐसी 24 सममितियां हैं। आइए देखें कैसे। एक तो तत्समक है। दूसरी सममिति इस रेखा AB के प्रति 90 डिग्री से घुमाने पर मिलती है। ये सममिति 1 2 3 4 और 5 6 7 8 के गुणनफल के संगत है। आप जांच कर सकते हैं कि ऐसी 6 सममितियां हैं। फिर हमें रेखा AB के प्रति घन को 180 डिग्री से घुमाने पर एक सममिति मिलती है। यह सममिति 4 पक्षांतरणों के इस गुणनफल के संगत है। ऐसी 3 सममितियां हैं। अब अगर सम्मुख कोरों के मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाले इस अर्धविकर्ण अक्ष CD के प्रति घन को घुमाएं, तो एक सममिति मिलती है जो 4 पक्षांतरणों के इस गुणनफल के संगत है। ऐसी 6 सममितियां हैं। और अंत में इस विकर्ण अक्ष के प्रति घन को घुमाने से हमें सममिति मिलती है जो कि 2 असंयुक्त 3 चक्रों के गुणनफल के संगत है।
ऐसी 8 सममितियां हैं। इस तरह घन की 1 + 6 + 3 + 6 + 8 यानी कि 24 घूर्णी सममितियां होती हैं। कार्यक्रम के बाद आप इन सभी को मालूम करके लिख सकते हैं। इन 24 सममितियों से S8 का एक उपसमूह बनता है। अब घन के शीर्ष बिंदुओं के बदले अगर घन के विकर्णों को 1 से 4 तक के नंबर दे तो घूर्णी सममितियां पहली वाली ही रहेंगी, लेकिन अब ये S4 के अवयवों के संगत होंगी। उदाहरण के लिए AB के प्रति घन को 90 डिग्री से घुमाने पर प्राप्त सममिति अब 1 2 पर, 2 3 पर, 3 4 पर और 4 को 1 पर ले जाती है। अर्थात ये S4 के अवयव 1 2 3 4 के संगत है। और अब अगर आप सभी घूर्णी सममितियों को मालूम करें तो आप देखेंगे कि सममिति समूह S4 के तुल्यकारी है। और अब देखिए, अगर मैं विकर्णों के बदले घन के फलकों को नाम दूं तो घूर्णी सममितियों का समूह अब S6 का उपसमूह होगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि घन की घूर्णी सममितियों का समूह S4, S6 या S8 का उपसमूह माना जा सकता है। चलिए अब आप इस आयताकार घनाकृति को लें। ये एक समअष्टफलक है। मैं इसके घूर्णी सममितियों का समूह एक छोटे रास्ते से मालूम करूंगी, घन के समूह की मदद से। अगर मैं इसके फलकों के केंद्रों को मिलाऊं तो मुझे एक घन मिलता है, और अगर मैं घन के फलकों के केंद्रों को मिलाऊं तो मुझे एक समअष्टफलक मिलता है। इस तरह घन की सममिति अष्टफलक की सममिति होगी और अष्टफलक की सममिति घन की सममिति होगी। और हम देख ही चुके हैं कि घन की घूर्णी सममितियों का समूह S4 है, इसलिए S4 ही समअष्टफलक की घूर्णी सममितियों का समूह है। घन और अष्टफलक का यह संबंध बताता है कि ये एक दूसरे के द्वैती हैं। आपको मेरा छोटा तरीका पसंद आया? चलिए अब देखें कि हमने इस कार्यक्रम में किन बातों पर गौर किया है। हमने आपको बताया कि किसी वस्तु की सममिति एक ऐसी गति है जिसके द्वारा वह वस्तु अपने को ढक लेती है, और इस गति को अलग अलग क्रमचयों से निरूपित किया जा सकता है। आपने ये भी देखा कि किसी वस्तु की घूर्णी सममितियों का समुच्चय उस वस्तु की सभी सममितियों के समूह का उपसमूह है। और अब आप प्रोग्राम में दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए।